हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे 22 से लेकर के 31 मई तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि हम लोग मई महीने के 4th वीक के करंट अफेयर्स इस वीडियो के अंदर दिखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर MCQ के रूप में इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो इस वीक के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं, तो सब मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। आपको पता होगा अभी तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन, लेकिन हाल ही में यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें स्कॉट मॉरिसन की हार हुई है और एंथनी अल्बनीज की जीत हुई है। तो एंथनी अल्बनीज जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये आपको नहीं भूलना है। दिल्ली के 3 नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय कब हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर अभी तक 3 नगर निगम थे। एक तो था उत्तरी दिल्ली नगर निगम, फिर था दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और एक था पूर्वी दिल्ली नगर निगम। तो अब क्या हुआ है कि तीनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है और इन तीनों को मर्ज करके एक ही नगर निगम बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो 3 नगर निगम थे अभी तक, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अब इन तीनों को आपस में मर्ज करके एक ही नगर निगम बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि इसके लिए बजट सत्र के दौरान एक विधेयक लाया गया था, जिसका नाम था दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, और इसी के तहत ये जो 3 नगर निगम थे दिल्ली के, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। तो ये कौन से दिन से औपचारिक रूप से लागू हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये लागू हुआ 22 मई 2022 को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये एक अमेंडमेंट बिल था, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसने कौन से पुराने एक्ट में संशोधन किया है। याद रखिएगा 1957 का जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट था, उसी में संशोधन किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो बोंगो सागर नाम का जो अभ्यास होता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला एक नौसेना अभ्यास है। यानी कि भारत और बांग्लादेश की जो नेवी है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। हाल ही में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसके बारे में 2-3 सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि एक तो आप ये याद रखिए कि इसका आयोजन 2 चरण में हुआ। इसका जो पहला चरण था, बंदरगाह चरण, उसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर। फिर इसके बाद जो इसका सी फेस था, यानी कि समुद्री चरण, उसका आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में। तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया था समुद्री चरण। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें भारत की सेना के जो जहाज गए थे उनका नाम क्या था? तो इसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज गए थे, INS कोरा और INS सुमेधा। इनमें से किस वरिष्ठ IFS अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव बना दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विवेक कुमार। तो विवेक कुमार जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं, इनको हाल ही में PM नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव बना दिया गया है। इनसे पहले थे संजीव कुमार सिंगला, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है विवेक कुमार ने। 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीत ली है? तो भारत के अंदर नेशनल लेवल पर होने वाली जो महिलाओं की सीनियर हॉकी चैंपियनशिप होती है, हाल ही में उसका आयोजन किया गया है। ये आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये कि इसको जीता है ओडिशा की टीम ने। ओडिशा की टीम यहाँ पर चैंपियन बनी है और पहली बार ओडिशा ने ये खिताब हासिल किया है। साथ ही आपको बता दूं कि ओडिशा ने फाइनल में कर्नाटक की टीम को हराया। अगले 5 वर्षों के लिए इन्फोसिस के MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो इन्फोसिस जो कि भारत की एक प्रमुख IT कंपनी है और इसका मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो अभी तक इसके जो MD और CEO थे, इनका नाम था सलिल पारेख, और इन्हीं को एक बार फिर से 5 साल के कार्यकाल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। यानी कि सन 2027 तक
सलील पारेख ही इन्फोसिस के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया है? तो भारत के अंदर हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। शहरी क्षेत्रों को आपस में स्वच्छता के मामले में रैंक करने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। तो जो 2023 का स्वच्छता सर्वेक्षण होगा ये इसका 8वां चरण होगा और इसको आयोजित करेगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। भारत में ये जो शहरी स्तर का स्वच्छ सर्वेक्षण होता है इसको आयोजित करता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस साल का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, अभी तक उसके रिजल्ट्स तो जारी नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले साल जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हुआ था उसके हिसाब से भारत का जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो अब इसी तरीके से 8वां चरण होने वाला है जिसको बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। महाराष्ट्र के सांगली नगर निगम ने शहर को किस रंग से रंगने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र का जो सांगली रीजन है ये हल्दी यानी कि टर्मरिक के लिए फेमस है और यहाँ की जो हल्दी है उसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो अब यहाँ पर जो सांगली नगर निगम है उसने डिसाइड किया है कि शहर को पहचान दिलाने के लिए पूरे के पूरे शहर में जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनकी बिल्डिंग्स को पीले कलर में रंग दिया जाएगा। तो सांगली को हल्दी के नाम से एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए ये फैसला लिया गया है और इसीलिए पीले रंग में इसको रंगा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांगली शहर को येलो सिटी के रूप में ब्रांड किया जाएगा। इनमें से किस संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में योगदान के लिए हाल ही में भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने सम्मानित किया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके जो महानिदेशक है यानी कि डायरेक्टर जनरल उनका नाम है टेड्रोस एधनोम, जो कि कुछ समय पहले भारत की यात्रा पर भी आए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसके तहत आपको पता है कि भारत के हर एक नागरिक का एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर उस व्यक्ति की हर एक मेडिकल जानकारी स्टोर की जाएगी। तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसी के तहत लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आभा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आभा का फुल फॉर्म भी है जो कि आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। स्पेन में आयोजित स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने जीत ली है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 फार्मूला 1 रेस का हाल ही में आयोजन किया गया और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टापन ने। मैक्स वर्स्टापन जो है ये नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और इन्होंने हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम 2022 में फार्मूला 1 रेस की बात करें तो अभी तक 7 फार्मूला 1 रेस हो चुकी हैं जिनमें से 4 को मैक्स वर्स्टापन ने ही जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा 2 रेस को जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। और आखिर में है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपको आसानी से याद रहेगा। अगले 5 वर्षों के लिए पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो दोस्तों पेटीएम जो कि भारत के अंदर एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इसके एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है विजय शेखर शर्मा को। ये अभी तक इसके एमडी और सीईओ थे तो एक बार फिर से इन्हीं को बना दिया गया है और 2027 तक ये पेटीएम के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेटीएम की स्थापना हुई थी सन 2010 में और इसका मुख्यालय है नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। 23 से लेकर के 25 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जापान की यात्रा पर गए हुए थे। ये है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। तो इन्हीं के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का दौरा किया।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जापान में क्वाड लीडर्स की समिट का आयोजन किया गया था, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और भारत है, इन चारों देशों का जो ग्रुप है जिसको क्वाड ग्रुप बोलते हैं, उनके सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया था। तो अगला सवाल यही आपसे पूछा गया है कि 24 मई को क्वाड लीडर्स की दूसरी इन पर्सन समिट किस शहर के अंदर आयोजित की गई। तो क्वाड के जो चारों नेता हैं उनकी दूसरी इन पर्सन समिट हाल ही में आयोजित की गई जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज, 23 मई को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 24 मई को इन्होंने इस क्वाड लीडर्स की समिट में पार्टिसिपेट किया। और फिर ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 मई को क्वाड नेताओं ने क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो 24 मई को जब क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन किया गया था जापान की राजधानी टोक्यो में, तो उसी दिन क्वाड नेताओं ने क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये जो क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम है इसको अमेरिका ने शुरू किया है। तो ये अमेरिका की पहल है जिसके अंतर्गत जो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, क्वाड कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम के अंदर स्नातकोत्तर या फिर डॉक्टरेट करना चाहते हैं, उन्हीं को ये फेलोशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही इसमें यह भी डिसाइड किया गया है कि क्वाड के जो चारों कंट्रीज हैं, हर एक क्वाड कंट्री के 25-25 स्टूडेंट्स को ये प्रदान की जाएगी एक साल में, यानी कि कुल मिलाकर हर साल टोटल 100 विद्यार्थियों को इसके तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 25 भारत से, 25 ऑस्ट्रेलिया, 25 अमेरिका और 25 जापान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर साल अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 23 मई को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो अभी जो क्वाड लीडर्स की समिट हुई थी उस दौरान जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए हुए थे, तो उसी दौरान भारत और अमेरिका ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ है ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। हाल ही में किस देश ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का शुभारंभ किया है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के लिए हाल ही में एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इसको लॉन्च किया अमेरिका ने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने क्वाड लीडर्स की समिट के दौरान इसकी शुरुआत की है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने इसकी शुरुआत की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें 13 इनिशियल पार्टनर्स हैं। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो पूरे आईपीएल के इतिहास में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं इनका नाम है शिखर धवन। और इन्होंने इस बार का जो आईपीएल का समापन हुआ है उसके बाद तक टोटल 701 चौके लगाए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये कर्नाटक संगीत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, सन 2020, 2021 और 2022 इन तीनों सालों के लिए ही संगीत कलानिधि पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको विनर्स के नाम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। सन 2022 के लिए ये एक मशहूर वायलिन वादक जोड़ी को दिया गया है जिनको बोलते हैं लालगुड़ी JJR कृष्णन और लालगुड़ी विजय लक्ष्मी। तो ये जो वायलिन वादक जोड़ी है इनको 2022 का संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 2021 के लिए तिरुवरूर भक्तवत्सलम को दिया जाएगा जो कि एक मशहूर मृदंगम कलाकार हैं। वही 2022 का जो पुरस्कार है ये नेवलनी संतान गोपालन को दिया जाएगा जो कि एक मशहूर गायक और संगीतकार हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2022 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया जाएगा,
सो आंसर हो जाएगा कृष्णन और विजय लक्ष्मी, जो कि एक मशहूर वायलिन वादक जोड़ी है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो 2022 में इन्हीं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। कौन सा देश मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो मंकी पॉक्स जो बीमारी होती है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि ये वायरस के चलते फैलती है और इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स ही है। तो ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है इसमें बुखार होता है और साथ ही इसी तरीके से शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। वैसे तो ये बीमारी अफ्रीका में शुरू हुई थी, लेकिन हाल ही में और भी कई सारे कंट्रीज के अंदर इसके मामले दर्ज किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए बेल्जियम वो कंट्री है जिसने 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य किया है और मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम दुनिया का पहला देश बन गया है। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो जो टाइम पत्रिका है यह हर साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट निकालता है और 2022 के लिए जो लिस्ट जारी की गई है इसमें 3 भारतीयों को स्थान मिला है। एक तो है करुणानंदी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो करुणानंदी हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लॉयर हैं। फिर खुर्रम परवेज, ये जम्मू कश्मीर के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। फिर गौतम अडानी, ये आप जानते हैं भारत के एक मशहूर उद्योगपति हैं। तो इन तीनों लोगों को इस बार के टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में शामिल किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज ये भारत का पहला गैस एक्सचेंज है और इसके ऊपर नेचुरल गैस की ट्रेडिंग की जाती है। तो इस पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली जो पहली गैस उत्पादक कंपनी बनी है ये है ONGC, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि भारत की एक महारथन कंपनी है और ये देश की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। तो ये वो भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार किया है। 22 से लेकर के 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होती है ये एक ही जगह पर होती है और ये शहर है स्विट्जरलैंड का दावोस शहर। वैसे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, लेकिन इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित की जाती है। तो इस साल 22 से लेकर के 26 मई तक इसकी मीटिंग हुई जिसमें दुनिया भर के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। आपको बता दूं कि इस बार के वार्षिक बैठक की थीम भी रखी गई थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसको किसने लीड किया था, तो उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल आप जानते हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, तो इन्होंने ही भारत का जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसको लीड किया था। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 22 से लेकर के 26 मई तक आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है पीयूष गोयल ने, जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अनिल बैजल के स्थान पर दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो अनिल बैजल जो कि सन 2016 से ही दिल्ली के उपराज्यपाल थे, हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब इनके बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है विनय कुमार सक्सेना को। आपको पता होगा विनय कुमार सक्सेना जो है ये अभी तक खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि भारत का जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है उसके अध्यक्ष थे। तो अब इनको दिल्ली का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो बेंगलुरु यानी कि जो कर्नाटक की राजधानी है यहाँ से लेकर के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बीच में एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी 262 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में ये जो 262 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा इसकी टोटल लागत आएगी 14,870 करोड़ रुपए और इसी की आधारशिला हाल ही में रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच का जो रास्ता है वो काफ़ी कम समय में ही कवर हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बन गई है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडियन आर्मी में ये पहली बार है जब किसी महिला को कॉम्बैट एविएटर बनाया गया है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है
कैप्टन अभिलाषा बराक। तो इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको भारत का पहला महिला कॉम्बैट एविएटर बना दिया गया है। 26 मई को नरेंद्र बत्रा ने किस खेल संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अभी तक अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये अभी के समय जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है जिसको बोलते हैं FIH, उसके वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो इसके तो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। महिला विधायकों का पहला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो भारत के महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया तिरुवनंतपुरम में। तो केरल की जो विधानसभा है उसी के द्वारा हाल ही में ये महिला विधायकों का पहला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और इसमें भारत के अलग अलग राज्यों की जो महिला विधायक हैं, साथ ही जो महिला सांसद हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव जिसको नाम दिया गया भारत ड्रोन महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव हाल ही में आयोजित किया गया था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर तरह तरह के ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में लॉन्च पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। यहाँ पर आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं और इस बुक को लिखा है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। बेसिकली ये इनका एक मेमोयर है, यानी कि संस्मरण है। तो इन्होंने अपनी यादों के ऊपर ही ये बुक लिखी है। तो इस बुक का टाइटल है लिसन टू योर हार्ट और इसको लिखा है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल जारी किया जाता है और इस बार के इंडेक्स में भारत का स्थान है 54। और अगर आपसे पूछें कि इसमें टॉप किसने किया है, तो जो जापान है इसने ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है। 22 से लेकर के 28 मई तक 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो विश्व स्वास्थ्य सभा जो है इसका आयोजन हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो इस बार जो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है इसका आयोजन WHO के हेडक्वार्टर यानी कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में किया गया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है उसकी थीम भी रखी गई थी हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ, यानी कि शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। आपको बता दूं कि भारत की तरफ से इस 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया था भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म को पाम डिओर पुरस्कार मिला? तो ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ये हर साल फ्रांस के कांस नाम के शहर में आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार समारोह में जो सबसे मेन अवार्ड होता है, जो सब सर्वश्रेष्ठ अवार्ड बोला जाता है, जिसको बोलते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड, उसको बोलते हैं पाम डिओर प्राइज। और ये इस बार दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस नाम की फिल्म को। यानी कि इस बार के 75वें कांस फिल्म महोत्सव के अंदर जो सबसे बेस्ट फिल्म बनी वो थी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। बाकी इस बार के 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स और याद रखने हैं कि इसमें जो भारतीय पवेलियन था उसका उद्घाटन किया था भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें फिल्म बाजार वर्ग में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में इंडिया को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। बाकी भारत की एक अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, जिनको इस बार के कांस फिल्म महोत्सव के अंदर ज्यूरी मेंबर के रूप में चुना गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। 25 से लेकर के 28 मई तक
4 दिवसीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 किस राज्य के अंदर आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मणिपुर। जो सिरुई लिली नाम का फ्लावर होता है ये भारत के सिर्फ एक ही राज्य में उगता है और ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर के अंदर सिरुई नाम का जो गांव है यहीं पर ये सिरुई लिली नाम का फ्लावर उगता है और ये अप्रैल और मई के महीने में खिलता है। तो इसी दौरान हर साल यहाँ पर एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें देश और दुनिया भर के जो पर्यटक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिरुई लिली महोत्सव 2022 जो कि 4 दिवसीय एक कार्यक्रम था, इसका हाल ही में आयोजन मणिपुर के अंदर किया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम किस शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ये भारत के ही प्रस्ताव पर शुरू हुआ था। सन 2015 में ये पहली बार आयोजित किया गया था। तो जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा सन 2022 में, इसके लिए मुख्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो जिस शहर का चयन किया गया है ये है कर्नाटक का मैसूर। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मेन इवेंट होगा वो कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपको बता दूं कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। तो अगला सवाल यहाँ पर यही पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण के लिए थीम क्या रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इस बार थीम रखी गई है मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड नाम का जो उपन्यास है इसको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और ये इस तरीके से पहला हिंदी नॉवेल बना है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक को लिखा है गीतांजलि श्री ने, जो कि एक मशहूर भारतीय लेखिका हैं। हालांकि इन्होंने इसको शुरुआत में हिंदी भाषा में लिखा था जिसका टाइटल था रेत समाधि, और बाद में फिर इसी बुक को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने और इसका फिर टाइटल बना टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये जो बुक है इसको मिला है इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इस तरीके से इंटरनेशनल बुकर प्राइज के अंदर जो 50,000 पाउंड मिलते हैं उनमें से आधा अमाउंट मिलेगा डेजी रॉकवेल को और आधा अमाउंट मिलेगा गीतांजलि श्री को। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % होगी? तो मूडीज जो कि अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 8.8%। हालांकि मूडीज ने पहले ये अनुमान दिया था 9.1%, लेकिन अब इसको कम करके कर दिया है 8.8%। 18 से लेकर के 29 मई तक हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हुनर हाट कार्यक्रम जो होता है ये भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि भारत के हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। तो अभी हाल ही में हुनर हाट का जो 41वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में कुछ जो लेटेस्ट हुनर हाट कार्यक्रम हुए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 41वां हुनर हाट कार्यक्रम आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश के आगरा में। 40वां हुनर हाट कार्यक्रम आयोजित किया गया था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। उससे पहले 39वां हुआ था चंडीगढ़ के अंदर और 29वां का आयोजन किया गया था गुवाहाटी असम में। किस राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? तो जैसा कि आप जानते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके चांसलर होते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। लेकिन हाल ही में जो पश्चिम बंगाल कैबिनेट है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत यहाँ पर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसके चांसलर के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसकी एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समिति में हाल ही में जिस भारतीय मुक्केबाज को अपॉइंट किया गया है इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। आपको पता होगा लवलीना बोरगोहेन जो है ये असम राज्य की हैं और जो पिछले साल टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
तो इन्हीं को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश बनाया गया है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया और इस बार के इसके 17वें संस्करण के अंदर फोकस कंट्री बनाया गया था बांग्लादेश को। आप जानते हैं कि अभी पिछले ही साल बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे किए हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर इसको फोकस कंट्री बनाया गया था। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संजीत नार्वेकर। संजीत नार्वेकर जो है ये भारत के एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री निर्माता हैं, साथ ही ये एक मशहूर लेखक भी हैं। तो इन्हीं को हाल ही में इस बार के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया? तो जैसा कि आप जानते हैं नैनो यूरिया का विकास किया है इफ्को ने, यानी कि इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इस लिक्विड नैनो यूरिया का उत्पादन करने के लिए हाल ही में एक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है कलोल, गुजरात में। यहाँ पर इफ्को की जो इकाई है वहीं पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर जो है नैनो लिक्विड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो लेवेंडर जो फ्लावर होता है इसकी खेती को बैगनी क्रांति यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसके ऊपर हाल ही में पहला लेवेंडर फेस्टिवल आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। जम्मू कश्मीर का जो भद्रवाह है ये डोडा जिले में है और यहीं से बैगनी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए यहीं पर लेवेंडर फेस्टिवल का हाल ही में आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो तंबाकू के नुकसान के बारे में लोगों को बताने के लिए हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दूं कि जिन भी राज्य सरकारों ने तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन योगदान दिया है उनको हर साल WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार भी दिया जाता है और इस बार के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा झारखंड राज्य को। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम इस बार के वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी थीम देख सकते हैं, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। अब हम इसी के साथ देखेंगे कि मई महीने के आखिरी सप्ताह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। 22 मई को मनाया गया विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका इस बार विषय है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी कि सभी के लिए साझा भविष्य का निर्माण। 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। कछुओं के जो प्राकृतिक आवास हैं उनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। थायराइड से संबंधित जो रोग होते हैं और उनके रोकथाम के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 25 मई को। 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, क्योंकि एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है इस पर 29 मई सन 1953 को पहली बार इंसानों ने चढ़ाई की थी और जो 2 व्यक्ति गए थे उनका नाम था, एक तो थे तेंजिंग नोर्गे और दूसरे थे एडमंड हिलैरी। फिर 29 मई को ही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका इस बार विषय है पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। 30 मई को मनाया जाता है गोवा राज्य दिवस, क्योंकि जो गोवा राज्य है ये 1987 के अंदर भारत का एक राज्य इसको डिक्लेयर किया गया था, तो इसीलिए 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। 30 मई को ही मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, जिसका इस बार विषय है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। तो मई महीने के आखिरी सप्ताह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे ये मैंने आपको बताए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो IPL 2022 का समापन हो चुका है और इस पर वैसे मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो IPL 2022 का जो टाइटल है इस बार जीता है गुजरात टाइटंस ने। आपको पता है गुजरात टाइटंस जो टीम है ये अहमदाबाद की टीम है और इसको इसी साल बनाया गया था और इसने पहली ही बार में अपना पहला खिताब जीत लिया है। इसने फाइनल में हराया है राजस्थान रॉयल्स को।
इनमें से किस कंट्री ने विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। तो इस बार के आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित की गई थी, तो उसी दौरान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी का अनावरण किया गया और इस तरीके से भारत ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दूं कि ये जो क्रिकेट जर्सी लॉन्च की गई है, इसकी टोटल साइज है 66x42, यानी कि लंबाई है 66 मीटर और चौड़ाई है 42 मीटर। प्रत्येक वर्ष गोवा राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 30 मई। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 30 मई सन 1987 को गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसीलिए हर साल 30 मई को गोवा राज्य जो है ये अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस साल इसने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। 28 मई को भारतीय नौसैनिक जहाज INS गोमती को कार्य मुक्त कर दिया गया। आपको बताना है कि इसको कौन से साल में कमीशन किया गया था। तो INS गोमती नाम का जो जहाज है, जिसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको सन 1988 के अंदर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और हाल ही में इसको डीकमीशन कर दिया गया है, यानी कि 34 सालों तक देश की सेवा करने के बाद अब इसको डीकमीशन कर दिया गया, यानी कि कार्य मुक्त कर दिया गया है। साथ ही इसका जो नाम है वो गोमती नदी के नाम पर रखा गया है, जिसके किनारे पर लखनऊ शहर स्थित है और इसी के चलते इसको लखनऊ शहर में एक म्यूजियम के रूप में बदल करके वहीं पर इसको रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन से स्थान पर उत्तर भारत के पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? तो नॉर्थ इंडिया का जो फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्घाटन किया भारत के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनमें से किस IIT संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया है? तो परम अनंत नाम का एक सुपर कंप्यूटर हाल ही में इंस्टॉल किया गया है IIT गांधीनगर में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे कुछ दिनों पहले NIT त्रिची जो है, वहां पर भी एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था जिसका नाम था परम पोरुल। परम पोरुल नाम का सुपर कंप्यूटर NIT त्रिची के अंदर स्थापित किया गया था और अब उसी तरीके से यहाँ पर IIT गांधीनगर के अंदर परम अनंत नाम का एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। इनमें से कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है? तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है 2021-22 के लिए, ये कंट्री है अमेरिका। यानी कि 2021-22 में भारत का जिस कंट्री के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ, ये था अमेरिका। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर था चाइना और तीसरे नंबर पर था UAE। तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं। किस भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में बीमा रत्न नामक एक जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो LIC है, जो कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, इसने हाल ही में बीमा रत्न नाम की एक जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के लोकपाल प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो लोकपाल जो संस्था है, ये भारत की एंटी करप्शन बॉडी है, यानी कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ये जो लोकपाल नाम की संस्था बनाई गई थी, इसके हेड अभी तक थे पिनाकी चंद्र घोष, जो कि इसके पहले प्रमुख थे, लेकिन हाल ही में रिटायर हो चुके हैं और अब इसलिए अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकपाल को बनाया गया था सन 2019 के अंदर और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में जो 8वां संस्करण होगा, उसके लिए थीम क्या रखी गई है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मई महीने के आखिरी सप्ताह में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।